हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपका हिंदी जो है क्लास 10 उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये आपको पता ही है थंबनेल देख के कि ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम के लिए। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपको 80 में 80 नंबर मिलाना है तो क्वेश्चन बैंक उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम आपका पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं सिर्फ एक वीडियो में। ये कंप्लीट रिवीजन है क्वेश्चन बैंक का। अगर इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही 80% मतलब 80 में लगभग 60 प्लस नंबर क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। ऊपर से वर्मा प्रेस कर लीजिएगा, आपका फूल है और कुछ नहीं पढ़ना है। 2024 से 20 तक का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और वर्मा प्रेस पढ़ना है। आपका हिंदी में फुल मार्क्स आ जाएगा। वर्मा प्रेस जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए थोड़ा। अब वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सभी जो क्लासेस है और सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 का उत्तर देना है। पहला है, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय का सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बन कर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर आश्रित, निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन काम है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रखता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन रहना पड़ता है। इसके इशारों पर नाचने की बाध्यता महत्व नहीं रखता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्व विहीन जीवन वास्तव में निरही पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। मतलब इस गद्यांश में जो है बात किया गया है स्वावलंब मतलब अपने पैर पे खड़ा हो। आप लोग भी जब पढ़ लिख के नौकरी कीजिएगा या कोई रोजगार कीजिएगा तो अपने पैर पे खड़ा रहिएगा। अभी आप लोग जो है माता पिता के अधीन है। चलिए शुरू करते हैं। स्वावलंब का अर्थ क्या है? अपना सहारा स्वयं बनना। देखिए यहाँ पे लिखा है। परावलंबी लोग कैसे होते हैं? दूसरे पर आश्रित जो होता है उसी को बोलते हैं परावलंबी, दूसरे पर आश्रित रहने वाला। ए नंबर, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ पाते हैं? आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्तित्व विहीन जीवन किसके समान होता है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के समान। अब चलिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए ध्यानपूर्वक और उत्तर दीजिए। ध्यान से आप लोग देखिए, आधा घंटा में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। तुम भारत हम भारती हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दृष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम हम, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली। 1 अरब से अधिक, यहाँ पे मनुष्यों की बात हो रही है। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुनुंदे में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जागते पौरुष होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। काव्यांश में माँ की उपाधि किससे दी गई है? भारत को, भारत माता। कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाला बोला है? 1 अरब से अधिक, मतलब जनसंख्या है ना हम लोग का। भारत की संस्कृति कैसी है? साझी संस्कृति, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। सुनिंदा में हमें क्या करते हैं? हंसते हैं सोते हैं गाते हैं, सब था उसमें तो क्या होगा? इनमें से सभी। अब देखिए, अब थोड़ा ग्रामर सेक्शन आ गया, ध्यान से सुनिए। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया मतलब होता है क्रिया के साथ कर्म। कर्म कैसे पहचानेंगे? कोई भी क्रिया में क्या पूछेंगे, जैसे तुम क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इसमें आंसर आ जाएगा। क्या पी रहे हो, क्या लिख रहे हो। सोना में नहीं है, देखो रो, रोना, सोना, हंसना, उड़ना, ये सब अकर्मक क्रिया है। लिखना, पत्र लिख रहा है, जाना, दौड़ना, ये तीनों, जाना दौड़ना सोना, ये सब अकर्मक है। सकर्मक क्या होगा? रीता पत्र लिखती है। क्वेश्चन करो, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो हो गया आपका, इससे 1 नंबर आएगा। डैश, आज वर्षा होगी। वाह थोड़ो होगा वर्षा में, आह थोड़ो होगा। आज वर्षा होती, शाबाश थोड़ो होगा। तो काश आज वर्षा होती, अवयव हुआ जिस पर लिंग धर्म मतलब जाति सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे आते हैं। 11 नंबर, समझ में आ रहा है?
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन से जिले से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। बहुत कृपा होगी आप लोग का, जल्दी बताइए। हम चाहते हैं झारखंड का 2400 जिला का बच्चा जो है इस पर कमेंट करे। जल्दी बताइए, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, कहाँ से हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। थोड़ा पूरा रिवीजन करा देंगे हम, 100 में 100, मतलब 80 नंबर का एग्जाम होता है तो 80 में 80, मतलब 100% रिवीजन करा देंगे। हम जो बोलेंगे वही पढ़िए। आपको वीडियो नहीं मिले तो नीचे में कमेंट बोलिए, हम लिंक भेज देंगे। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। और भी यहाँ हो सकता है, खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ, लेकिन और नहीं दिया तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा होगा, तक नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, तो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। अगला देखो, जो गुणी होते हैं वे सभी चाहते हैं। देखो, जो गुणी होते हैं उसी को सभी चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नवरत्न कौन सा समास है, द्विगु। द्विगु कैसे होगा, द्विगु मतलब याद रखना दो गो मतलब संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास हो गया। अगर यहाँ आ जाए त्रिलोचन, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन त्रिलोचन मतलब हम लोग शिव भगवान के बारे में बात कर रहे थे, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल चीज आ गया। तिरंगा है द्विगु समास, द्विगु और तत्पुरुष, ये बहुव्रीहि अलग है। बहुव्रीहि मतलब स्पेशल चीज, अभी जो बताया, जैसे नवरत्न द्विगु हो गया, लेकिन त्रिलोचन जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, स्पेशल है। राम से पढ़ा नहीं जाता, कर्मवाच, कर्म की प्रधानता। अगर रहता राम नहीं पढ़ सकता तो कर्तरीवाच। एक होता है भाववाच, राम सो रहा है, सोना जागना, जो अकर्मक क्रिया है वो सब भाववाच है। समझ में आ गया होगा आपको हिंदी। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप लोग बोलते हैं बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, धीरे कर दिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज है, विधारी है, बड़े राम जी है, मौजूदीन खां है, वे इन रसिकों से उपयुक्त होने वाले अपार जन समूह है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है मतलब बिस्मिल्लाह खां माने नौबत खां में इबादत। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, नौबत खां में इबादत को किसने लिखा है, यतीन्द्र मिश्र। मनु भंडारी नहीं होगा, एक कहानी यह भी, यशपाल नहीं होगा, लखनवी अंदाज, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। इस तरह भी आप लोग खोज सकते हैं। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है, संस्कृति की। शास्त्रों में काशी किस नाम से विख्यात है, ये आनंद कानन। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी आवाज, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। यह है संगतकार, है कि नहीं। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, संगतकार। देखो अभी तुरंत बताए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, मैंने डबराल है। कैसे ट्रिक बताए थे, संगीत में डफली बजाओ, डबराल। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है, चट्टान जैसा भारी। चलिए संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है, छोटा भाई। अकेले सफर कर वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा, खीरा। लखनवी अंदाज का है ये। लेखिका और उसके पिता के बीच क्या टकराव होता था, विचारों, देखिए यहाँ भी दिया है, विचारों की भिन्नता। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने को थी, राष्ट्रभाषा। एक राज्य भाषा होता है, एक राष्ट्रभाषा। कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणित किया गया है, माँ का बेटी के प्रति। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया, ये श्री राम ने। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने पर क्या निकला है, सांप निकला है चूहा की जगह। जज पंचम की नार कहाँ थी, दिल्ली में थी, वहीं पे काटी थी। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। बर्फ पहाड़ ये सब देखने को वहाँ पे मिलता है। हो गया आपका सेट 1। चलिए अब सेट 2 पे चलते हैं। सब्जेक्टिव भी अच्छा से करा दे क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। 5 साल का सब्जेक्टिव भी करा दे क्या हिंदी का, कल कमेंट कीजिए जल्दी। ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए 2 बार 3 बार करके, तभी सब्जेक्टिव हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आ गया 2023, 5 साल का करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं।
हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करता है। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खाते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल द्रव त्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों की पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत। बच्चों के भी नहीं होते और गाछ वृक्ष के भी नहीं होते। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा। खनिज लवण जो है अवशोषित करता है। पेड़ कब मर जाते हैं? अभी बताया, पानी जब नहीं मिलता उसका। चलिए आगे, पद्यांश। लक्ष्य तक केवल बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक। धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को ही वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य निष्पक्ष निकटतम हो। हार बैठे जो डगार में, पाथिक उसका नाम कैसा? चलिए अब देखिए, शुरू करते हैं। लक्ष्य तक। बाल रवि का किरण निमिष में भू पर पहुँचती, कालिया का नाश करती, ज्योति जगमग जग धरती। ज्योति के हम पुंज भी, फिर भी हमको हमा से बीती, कैसा? लक्ष्य तक। धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? अपना भेद को जो है लक्ष्य को भेदता है। लक्ष्य के पथिक कंटकों को भी क्या मानते हैं? फूल मानते हैं, पुष्प मानते हैं। चलिए आगे चलिए। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? स्वर्ण जैसा। कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? लक्ष्य तक। चलिए, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कर्ता हो उसको अकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? आंसर आ गया पुस्तक, तो सकर्मक होगा। किसान खेत जोत रहा है, क्रियापद। क्रिया के बाद जो होता है क्रियापद हुआ, जैसे जोत रहा है। खाली क्रिया पूछता है तो जोतना। वाक्य कौन सा वाक्य अकर्मक है? हंसना, यही है, यही। गीत गा रहा है, क्या गा रहा है? गीत। क्या पी रहा है? शरबत। क्या बना रही है? खाना। तो हंसना, रोना, ये सब अकर्मक है। अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, दूसरा क्या होता है? आकाश होता है। इनमें से कौन श्वेत का नैकार्तिक शब्द नहीं है? सफ़ेद है, सफ़ेद है, सफ़ेदी है, उजला है। श्याम नहीं है, श्याम काला का है। समुच्चयबोधक अवयव क्या है? जो जोड़ता है, ये अथवा और अथवा, ये सब। पता नहीं वह कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ, कब चला गया भी होगा, कहाँ चला गया भी होगा। कहाँ नहीं दिया है तो कब चला गया, देखो वहाँ 4 दिया आंसर। शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अच्छे रहे, तो मिश्र वाक्य हो गया। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, दिन में लगा है प्रति, अवयव लगा है तो अवयवी भाव समास। निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है? बहुव्रीहि मतलब स्पेशल समास होता है, जैसे रात दिन नहीं है, ये हो जाएगा आपका रात दिन द्वंद्व समास। पंचवटी भी नहीं होगा, क्योंकि वटी कोई शब्द नहीं है, जड़ी बूटी होता है ये। सरना। लंबोदर होगा, लंबा है जो उधर उसको बोलते हैं लंबोदर, ये अवयवी भाव हो सकता है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, उड़ता तुड़ता ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है, और ये कर्तरी वाच है। पक्षी के द्वारा आकाश में उड़ा गया तो हो जाता पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच है? कर्तरी वाच। इसमें डाउट है थोड़ा, 20 नंबर वाला भाव भी हो सकता है, उड़ना तुड़ना। बताइए तो 20 का आंसर सही है आप लोग। चलिए आगे। बाल गोविंद भगत की संगीन साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोदासा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? एक ही बेटा था, इकलौता। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदासा। अभी तुरंत पढ़े। फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? चलो अब शुरू करते हैं।
बहादुर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जहराबाद। विधान का अर्थ क्या है? नियम। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये हरिल पक्षी है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन मैंने कृष्ण का नंदन लाल। ये है गोपियों का सूरदास के पद। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह है? हरिल पक्षी। हरिल पक्षी क्या करता है? अपना पंजा में एक तिनका डाले रखता है पकड़ के। नंद नंद कृष्ण को कहा गया है, नंद का नंदन। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से परे। यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह किससे लिया गया है? गगन तगन है तो उत्साह से लिया गया है। कवि बादल को क्या कहने उत्साह से लिया गया है? गर्जने बोल रहा है। पूरा आकाश घेरने। कवि बादल को क्या घेरने कहता? पूरा आकाश। कैप्टन कौन थे? ये थे चश्मा बेचने वाला। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया था? आत्मरक्षा के लिए या दूसरे की चीज़ खाना पसंद नहीं था? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शाहनाई। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था? ये अजमेर राजस्थान में। परशुराम के गुरु कौन थे? ये थे शिव। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? यात्री। मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, पानी होने का डर। मुख गायिका की आवाज़ कैसी होती है? ये चट्टान जैसा भारी। भोलानाथ के सिर में क्या थी? जटाएं थी। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। बारात का, ठीक है। जॉर्ज परचम की लाट कहाँ स्थित थी? ये दिल्ली में थी। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम की है ये। मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया। चलिए अब अगला सेट पे चलते हैं, एक ही बार में उड़ा देंगे सब सेट आपका। चलिए सेट 3। सब क्वेश्चन अब लगेगा हम पढ़े हैं, क्योंकि हम इतना बार एक एक चीज़ पढ़ा दिए हैं कि आप लोग का रिवीजन हो गया, रटा गया, समझ गए। एग्जाम में भी लगेगा हाँ सब कभी ना कभी पढ़े हैं, टेंशन मत लीजिए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। हाँ, और बता दिए जो कहाँ किस किस ज़िला से मेरा वीडियो देख रहे हैं झारखंड में, कमेंट कीजिए। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मनुष्य निडर बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी व्यक्ति की पहचान यह है कि इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ना अपनी चाल से ही पड़ोसी की चाल को बुद्धिमान बनाते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? ज़िंदगी होती है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी की असली क्या होती है? ये ताकत होती है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? साहसी व्यक्ति। जनमत शब्द तत्पुरुष समास है इसमें। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? ये साधारण जीव का काम है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, ये पद्यांश है। वरना जीवन भर क्रंदन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल गलान हो जाता, हंसता हंसता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह गए गिर जाते। हंसता राशि भी छिप जाती है जब सावन घन घिर जाते हैं। उगला ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली। वे ऊंचे ऊंचे मीनारे मिट्टी में सब जाते हैं, हुए छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुकर कहता कन कन है। चलो, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है? ये है क्रंदन। दूर तलक किसकी गाथा है? धरती की। नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नीला है जो गगन, नीलांबर, नील अंबर। खिलता फूल क्या हो जाता है? म्लान। जब सावन घन घिर जाता है तब कौन छिप जाता है? सावन में कौन? शशि। हाँ, सूर्य का प्रकाश के बारे में बात हो रहा है।
निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? खेलना सकर्मक है, पुस्तक पढ़ना, भोजन बनाना, रेडियो सुनना। रेडियो सुनना सकर्मक है, पुस्तक पढ़ना सकर्मक, खाना बनाना। ये खेलना, बच्चा खेल रहा है, अकर्मक है, सब एक जैसा खेलता है, इसमें कर्म भी नहीं दिया है। भोजन बना रही है, पुस्तक पढ़ रहा है, रेडियो सुन रहा है। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? पढ़ना, उड़ना, खेलना, खाना, रोटी खाना। पढ़ना अकर्मक है, याद रखना। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा होता है भारी, भारी शिक्षक। कौन सा श्वेत का शब्द नहीं है? देखो क्या भारी क्वेश्चन आया है। तो श्याम नहीं है, सफ़ेद है, सफ़ेदी है, उजला है। आजीवन कौन सा समास है? आजीवन माने जीवन भर, जीवन में लग गया आजीवन, अवयवी भाव समास, क्योंकि आगे अवयव लग गया। रचना के आधार पर वाक्य, उपसर्ग आगे लगा है तो अवयवी भाव। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा समास है? मेरी भी इच्छा है और मैं ही डॉक्टर बनूंगा, की संयुक्त। वह देखो संयुक्त क्या होगा, इसमें रहता है काकी ये सब रहता है। पिताजी के द्वारा, द्वारा आ गया तो कर्म, पिताजी ने अखबार पढ़ा तो कर्तरीवाच होता है। विद्यालय घर के निकट है, घर से दूर है होता है, घर से रहता दूर हो जाता है। वाच कितने प्रकार का होता है? 3 होगा, कर्तरी, कर्म, भाव। चलिए बुक वाला देखिए। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है, सूरज की किरण का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? नागार्जुन है, क्योंकि फसल नागार्जुन ही लिखा है। फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का। फसल किसका गुणधर्म है? देखिए सब यहाँ लिखा है, मिट्टी का। देखिए क्या क्या है यहाँ पे दिया है ना। फसल क्या है? नदियों के, जादू किसका है? नदियों के पानी का। महिमा किसका? हाथों के स्पर्श का। गुणधर्म किसका है? मिट्टी का। रूपांतरण किसका है? सूरज का। सिमटा हुआ संकोच किसकी है? हवा की थिरकन का। हो गया। फसल किसका जादू है? नदियों की। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का। फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का। सूरदास की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा थी। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? उद्धव को। भाग्यहीन मन। उत्साह कविता में कवि ने किसे गर्जने की बात बोला है? बादल को। विकल विकल है, उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? ये उत्साह का है। हालदार साहब को पान वाला, ये है नेताजी का चश्मा का है। इसको एक बार पढ़िए। प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है? ये है स्वयं प्रकाश, क्योंकि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ही लिखा है। हालदार साहब उसी में है, कैप्टन उसी में है, इस सब से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता? पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी जो है कैप्टन था, चश्मा वाला। कैप्टन क्या काम करता था? ये चश्मा बेचता था। सॉरी, डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? ये रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? मझोले कद के, गोरे चिट्ठे व्यक्ति। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत को संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किसने देखा था? जिस दिन उसका बेटा मर गया। जब सभी मैयों हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर हमारे सिर में तेल पोत कर हमें उबटे की छोड़ते, फिर हमारी नाभि और लीलाल में काजलिक बिंदी। ये कहानी है माता का आंचल का, शिव पूजन सहाय जिसको लिखा है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव भी करा दे क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। और किस किस जिला से वीडियो देख रहे हैं जल्दी बताइए। समझ गए हैं? इतना करा दिए आपको एक जगह। आप लोग नहीं कीजिएगा तो किताब पढ़ने में दिक्कत होगा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? कड़वा तेल किसको कहा जाता है? सरसों के तेल को। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार में। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे? बाबूजी की गोद में।
ठीक है, आपका हो गया कंप्लीट पूरा। इसको ध्यान से देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। 2-3 बार देख लीजिए, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 30 में 30 इसी से आ जाएगा। फिर सब्जेक्टिव भी इसी तरह कराएंगे। और वर्मा प्रेस जो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देखिए। ठीक है, थैंक यू।